नमस्कार, हमारा पैसा हमारा हिसाब के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। नवंबर का महीना। नवंबर आपको क्यों याद रहता है? इस महीने में ऐसा क्या हुआ था जो आपको भुलाई नहीं भूलता? 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जी हाँ, इस महीने उसी कारनामे की वर्षगांठ है जिसने पूरे देश को पैसे का मोहताज बना दिया। लाखों लोगों को अपना ही पैसा निकालने के लिए हफ्तों तक लाइनों में खड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया। इसने हजारों लोगों का धंधा चौपट कर दिया। बेरोजगारी में इजाफा हुआ और नौकरियों की तलाश करने वालों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ गई। इस बात को 6 साल हो गए हैं। तब से हर साल भारत में नवंबर आते ही इस मुद्दे पर बहस शुरू हो जाती है। हालांकि सरकार के पास इस पर सफाई देने के लिए कुछ नहीं होता। खासतौर पर यह बहस तर्क और आंकड़े बनाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान तक ही रह जाती है। यह एक उबाऊ प्रक्रिया बन गई है, यहाँ तक कि काफी लोगों ने इस पर बातचीत करना भी बंद कर दिया है। इस साल हमारी भी यही योजना थी, लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी और काफी समय तक लुका छिपी के बाद केंद्र सरकार ने भी कुछ दिन पहले अपना हलफनामा दाखिल किया है। इसलिए हम भी इस मुद्दे को वापस आपके बीच लाए हैं। हलफनामे को पढ़कर आपको भी लगेगा कि इस पर चर्चा तो होनी ही चाहिए। केंद्र सरकार का हलफनामा नोटबंदी के पीछे के कारणों की वाहवाही के साथ शुरू होता है। पुराने नोटों को वापस लेना अपने आप में एक प्रभावी कदम था। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति भी थी, जिसका मकसद नकली नोटों, आतंकवाद को मिलने वाले फंड, काला धन और कर चोरी के खतरे से निपटना था। फिर हलफनामे में सरकार नोटबंदी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को जिम्मेदार ठहराती है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी से और उनके मार्गदर्शन में लिया गया। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने 500 रुपए और 1000 रुपए के बैंक नोटों की मौजूदा श्रृंखला को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से विशेष रूप से सिफारिश की। सरकार आगे कहती है कि आरबीआई ने इस सिफारिश को लागू करने के लिए योजना का एक ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किया। आरबीआई की सिफारिश और ड्राफ्ट योजना पर केंद्र सरकार द्वारा विधिवत विचार किया गया और उसके आधार पर भारत के राजपत्र यानी कि गैजेट ऑफ इंडिया में सूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें घोषणा की गई कि ये बैंक नोट वैध नहीं रहेंगे। संक्षेप में सरकार मान रही है कि नोटबंदी उनका ही कारनामा है, लेकिन ये फैसला आरबीआई की सिफारिशों के बाद ही किया गया। उस समय उर्जित आर पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। तो उर्जित पटेल ही नोटबंदी के असली नायक या खलनायक थे, और वे नायक थे या खलनायक इस बात पर निर्भर करता है कि आप नोटबंदी को कैसे देखते हैं। सरकार और प्रधानमंत्री तो बस उर्जित पटेल के इशारों पर काम कर रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों पहले अखबारों में ये रिपोर्ट खूब चली थी कि आरबीआई इस पूरे मामले से खुश नहीं है, लेकिन ये मीडिया वाले तो कुछ भी कहते हैं, है ना? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है। इसलिए जिन लोगों को हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा, उनके लिए हम आरबीआई बोर्ड की बैठक में हुई चर्चा की जानकारी साझा करते हैं। यह बैठक 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा से ठीक 2.5 घंटे पहले हुई थी। आरबीआई ने यह समझाने के लिए कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा, 4 कारण दिए। पहला, अर्थव्यवस्था थोड़े समय के लिए प्रभावित होगी, यानी कारोबार धीमा पड़ेगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, लोग अपनी नौकरी खो देंगे। बेशक यह कुछ समय के लिए ही होगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाए और उन्हें भूखा सोना पड़े। दूसरा ये कि नकली नोटों का खतरा ज्यादा नहीं है। हमारे पास लगभग 400 करोड़ नकली नोट हैं, जो कुछ नकदी प्रवाह का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप संदेशों का कहना है कि पाकिस्तान से नकली नोट भर भर कर भारत भेजे जाते हैं और यहाँ बांटे जाते हैं। आरबीआई को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कहा गया। तीसरा कारण था कि अधिकांश काला धन कैश में नहीं बल्कि अचल संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी और सोने के रूप में रखा जाता है। इसलिए नोटबंदी से आपको काले धन का पता लगाने में मदद नहीं मिलेगी। और चौथा ये कि यह तर्क सही नहीं है कि कैश के सर्कुलेशन में वृद्धि विकास दर के अनुपात में नहीं है,
यदि आप इन आंकड़ों को महंगाई के साथ देखेंगे तो पाएंगे कि आर्थिक विकास और उपलब्ध नकदी के बीच इतना बड़ा अंतर नहीं है। इस महत्वपूर्ण बैठक में हुई चर्चा को आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक बाहर लाए। उन्होंने इस जानकारी को पाने के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। आखिरकार आरबीआई को यह जानकारी देनी ही पड़ी। साथ ही आरबीआई बोर्ड ने नोटबंदी के सभी खतरे बताने के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे ही दी। ये मंजूरी केंद्र सरकार के इस आश्वासन के बाद दी गई थी कि उस बैठक में उठाई गई सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। पर सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के किसी भी देश का केंद्रीय बैंक इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी कैसे दे सकता है, खासकर जब उसके पास इसे लागू करने का एक भी उचित कारण ना हो। यह वाकई आश्चर्य की बात है। और अब 6 साल बाद स्थिति क्या है? हम नकली नोटों या काले धन को ढूंढने में मिली भारी विफलता के आंकड़े नहीं दोहराएंगे। अगर अब भी आप इन्हें नहीं जानते तो गूगल कर लीजिए, व्हाट्सएप से काम नहीं चलेगा। केंद्र सरकार ने तो बाद में ये दावा भी कर दिया कि नोटबंदी से डिजिटल लेन देन में तेजी आई है और यही पूरे मिशन का असली मकसद था। लेकिन वास्तव में करेंसी के सर्कुलेशन में कमी नहीं आई है। इसके विपरीत इसमें अभी भी वृद्धि हो रही है। नोटबंदी के कारण मुद्रा के सर्कुलेशन में वित्त वर्ष 2017 में कमी आई थी, जब ये सर्कुलेशन 13.4 लाख करोड़ पर आ गया। लेकिन फिर जल्द ही इसने बढ़त हासिल कर ली और अब सर्कुलेशन में पैसा 21.3 लाख करोड़ हो गया है, सिर्फ 6 सालों में दुगने से ज्यादा। लेकिन सिर्फ मुद्रा के सर्कुलेशन के डेटा से कुछ भी नहीं स्पष्ट होता। यदि अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है तो मुद्रा में भी समान अनुपात में वृद्धि होगी। तो आइए इसकी तुलना वर्तमान कीमतों के आधार पर जीडीपी से करते हैं। यह दर्शाता है कि जीडीपी की तुलना में प्रचलित मुद्रा तेजी से बढ़ रही है। इस पर सबसे नए आंकड़े 19.5% बनाम 9.8% हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2016 की नोटबंदी से पहले अंतर इतना बड़ा नहीं था। क्या इसका यह मतलब है कि डिजिटल लेन देन नहीं बढ़ रहा है क्योंकि शहरी इलाकों में तो सुपर फास्ट इंटरनेट की सुविधा भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। डिजिटल लेन देन तो बढ़ रहा है, लेकिन जैसा कई लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं है। नोटबंदी से पहले भी इसमें धीमी गति से वृद्धि हो रही थी और नोटबंदी के बाद यह तेजी से होने लगी। लेकिन 2020 के बाद से डिजिटल लेन देन में जितनी तेजी आई है उतनी पहले कभी नहीं आई थी। इसका कारण कोविड महामारी हो सकता है, जिसमें लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लग गया था। तो यह नोटबंदी नहीं बल्कि कोविड था जिसने डिजिटल लेन देन को बढ़ाया है। लेकिन अभी भी कैश ही अधिक चलता है। यह डिजिटल लेन देन से मीलों आगे है। भले ही इसमें कुछ समय लगे, लेकिन यकीनन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमारी इस बात को गलत साबित करने के लिए कुछ तथ्य जरूर लेकर आएगी। तब तक के लिए हमारी टीम की ओर से अलविदा। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।